A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zoomexa classes. आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अवेटेड सीरीज विच इज हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज किए, मेल्स किए और रिक्वेस्ट किया इस सीरीज को। तो मैं ये वाली सीरीज लेके आ रही हूँ। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हिस्ट्री एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 8। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्लास 6 और क्लास 7 को बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 को नहीं देखा है, तो उनके लिए मैं एक कंपाइल वीडियो भी लेकर आ रही हूँ जो कि 2-3 घंटे का रहेगा, जिसमें कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं क्लास 6 और क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा था। बट क्योंकि क्लास 8 जो है वो एक सिग्निफिकेंटली सीनियर क्लास आ जाती है और क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है विच इज़ अबाउट द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास 8 से हम लोग चैप्टर वाइज जो है डिटेल इसको पढ़ने जा रहे हैं। जो खास बात है मेरी हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ की, जिसकी वजह से आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपने रिक्वेस्ट किया इसको रिज्यूम करने के लिए, वो यही है कि मैं जो है हिस्ट्री आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाऊंगी। साइंटिफिक तरीका वो तरीका रहेगा जिसमें कि मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, पिछले 7-8 साल के पेपर का एनालिसिस किया, और मैं आपको ये उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उन फैक्ट्स को फोकस करने की कोशिश करती हूँ जो कि एग्जाम में आए हैं। हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो डेट्स और फैक्ट्स की बात होती है। बहुत सारे लोगों का ये फोबिया होता है, इंक्लूडिंग मी। जब मैं अपना एग्जाम दे रही थी 2013 में, तो मेरे लिए भी हिस्ट्री एक फोबिया हुआ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नोबडी अवेलेबल एट दैट टाइम टू टीच हिस्ट्री इन अ मैनर जिसमें कि मैं आपको कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका ये होता है, बहुत ज़्यादा निमोनिक्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने सारे निमोनिक्स जो हम अपने हेड में लर्न नहीं रख पाते। तो हिस्ट्री को पढ़ने का साइंटिफिक तरीका वही एक तरीका होता है जिसमें कि हम उसको उस तरीके से पढ़ें कि हमारा ब्रेन उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाए। क्या है वो तरीका, आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड करते करते धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे। जो लोग न्यू हैं, जो लोग पुराने जो हैं, जो मुझे देखते हैं, वो उनको ऑलरेडी मालूम है कि मैं किस तरीके से पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो पहला चैप्टर जो है क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, वो उसका टाइटल है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इस चैप्टर में हम लोग जनरली बात करेंगे कि क्लास 8 की हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री को, हिस्ट्री किस तरीके से डिफाइन की जाती है, अलग अलग लोगों की हिस्ट्री अलग अलग क्यों होती है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है, आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आपका कोई रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स जो मैं और किसी टॉपिक पर ले रही हूँ उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिलते हैं। तो यू कैन टोटली विजिट दिस चैनल एंड ज्वाइन दिस चैनल। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो ब्रीफ टाइमलाइन अगर मैं आपको बताती हूँ इंडियन हिस्ट्री की, तो अभी तक जो है हमने क्लास 6 में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, क्लास 7 में हमने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, और दिस इज क्लास 8 हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है 2 मिलियन BC से, मतलब 2 से 5 मिलियन BC से हम अगर शुरुआत करते हैं, उससे लेकर 700 AD तक का रफली जो टाइम पीरियड है उसको हम एंशिएंट इंडिया में इंक्लूड करते हैं। फिर 700 AD से 1000 AD तक हमारी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री आती है, 1000 AD से लेकर 1857 तक हमारी लेटर मेडिवल हिस्ट्री आती है, और 1857 की क्रांति के बाद वाली हिस्ट्री को हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। और अब जो है हम अब एक नया कॉन्सेप्ट और है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद की जो हिस्ट्री है उसे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री कहा जाता है, जिसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो ब्रीफली आपके दिमाग के अंदर टाइमलाइन को बिना कंफ्यूजन के सेट होनी चाहिए कि किस टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। 6 और 7 में मैंने आपको अच्छी तरीके से रटवा दी थी ये क्रोनोलॉजी, तो हम 8 क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं बता दूं कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कोलोनियलिज्म है क्या, किस कॉन्सेप्ट को कोलोनियलिज्म कहा जाता है, किस तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं वो सब कुछ नहीं बताते। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री जो है, आप उसको किसके बारे में पढ़ते हैं, जनरली हिस्ट्री का नाम लिया तो आपके दिमाग में क्या आता है। जो हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, अगर वो साइंस का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है, किसी और डिसिप्लिन का स्टूडेंट है, आप छोटी क्लास के स्टूडेंट, तो अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो आपके दिमाग के अंदर क्या आता है। हिस्ट्री का मतलब हमारे दिमाग में आता है कि हम डेट्स की बात करने जा रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात करेंगे, राइट। तो हम अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कोलोनियलिज्म के बारे में एंड द डिफरेंट सोर्सेज, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कैसे जान पाए कि कोलोनाइज हुई हमारी कंट्री, किसने कोलोनाइज किया, कैसे कोलोनाइज किया, उसका मतलब क्या होता है, क्या था, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करेंगे, हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद द डेट्स एंड वांटेड टू नो। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस डेट को क्या हुआ था, हमारा राजा कब आया था, उसका जन्म कब हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म एज ए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर आता है तो सबसे पहले अगर बुद्धिज्म आता है तो आप बोलेंगे कौन सा टाइम पीरियड था यार बुद्धिज्म का, कब था, कब बुद्धा जो थे हमारी धरती पर थे। जैनिज्म की बात करें तो कब जैनिज्म था, अशोका कब आया था, या उससे पहले अगर आप बात करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की तो पहला जो मैन है वो हमें कहाँ से डिस्कवर हुआ था, मतलब ह्यूमन कहाँ से डिस्कवर हुआ था। तो आप एकदम से आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होता है किसके बारे में, डेट्स के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में। तो सेम वही है, लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी होता है। राजाओं की बात करें तो वो लेटर ऑन आए, मतलब मेडिवल हिस्ट्री से या एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो था हमारा प्री हिस्ट्री थी, है ना, उसमें हम एस्टैब्लिश हो रहे थे एज अ सिविलाइज ह्यूमन। ओके, तो हिस्ट्री जो है वो पुरानी बातों के बारे में हम उसमें बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी में ही दिया गया है, टी की बात करते हैं। टी जो है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया की नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। हमारे इंडिया में पहले इंडियन पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, इसमें सिर्फ इंडिया की बात नहीं होती, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होती है, जिसके अंदर सारे पार्ट आते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, जिसमें श्रीलंका भी आता है, बांग्लादेश सब आता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले टी का प्रचलन नहीं था, चाय पीने का प्रचलन नहीं था, तो वो हमारे कंट्री में आई है। तो ऐसा तो हुआ नहीं था कि एकदम से आ गई कि भाई 1700 की शुरुआत हो गई है, ये लो जी चाय, आगे से आप आज हैप्पी न्यू ईयर है, कल से हम चाय पीना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो हैबिट्स डेवलप होती हैं वो ओवर द टाइम पीरियड डेवलप होती हैं। धीरे धीरे कोई चीज़ हमारे कंट्री में आती है, या धीरे धीरे कोई चीज़ जो होती है उस पर्टिकुलर एक सिविलाइजेशन के अंदर आती है। तो यही आपको बात बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं हुआ था। कोई भी ऐसा चेंज जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है, जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो वो एकदम से सडन चेंज नहीं होता कि भाई आज जो ऐसा हुआ, सडन चेंज हुए। जैसे कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, वो एक सडन चेंज था, अब्रप्ट चेंज था, लेकिन उसके बारे में भी लोग पहले से जान रहे थे। तो जनरली सोसाइटी के अंदर जो है सडन चेंजेस नहीं आते, हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए, कस्टम्स को अडॉप्ट करने के लिए, कल्चर्स को अडॉप्ट करने के लिए। कस्टम, कल्चर्स, हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस जो होते हैं ओवर द टाइम पीरियड डेवलप किए जाते हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, हम इसमें इसी तरीके की बातें करेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिशन डेवलप होते हैं। हिस्ट्री की एसोसिएशन की बात करें तो विद हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ डेट्स। हम डेट्स की बात करेंगे कि भाई पहले ऐसा हुआ था, सबसे पहले जो है कौन आए। ब्रिटिशर्स से पहले भी बहुत अलग अलग तरीके के लोग हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने कोशिश की, पर ब्रिटिशर वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन अवर सब कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करते हैं किस डेट की बात करेंगे, द डेट्स इन हिस्ट्री आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप किसी बुद्धिस्ट मॉन्क की बात करेंगे तो वो बुद्धिज्म के ऊपर वाली डेट्स को फोकस करेगा, उसे कोई मतलब नहीं होगा कि कोई और कब आया, कोई और चीज़ें कब डेवलप हुई, तो वो किस चीज़ पे फोकस करेगा, वो उसी चीज़ पे फोकस करेगा। अगर आप बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिटिशर आएगा, जो ब्रिटिशर है उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि भाई हमने यहाँ पर आके इंडिया में क्या किया, तो वो उस डेट्स के ऊपर फोकस करेगा कि भाई हम सबसे पहले कब आए थे, हमारा ट्रेड कब कब हुआ था, उस चीज़ों के ऊपर उसका फोकस हो जाएगा। तो हिस्ट्री की डेट्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम फोकस करना शुरू करते हैं। ये बात आपको क्यों समझना जरूरी है, एज अ इंटेलिजेंट ह्यूमन, एज अ रैशनल ह्यूमन, आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री की हर एक डेट, वो डेट को हम पिक कर लेते हैं जब जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इसमें क्रोनोलॉजी के केस में दिखाया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट हुआ, वॉरेन लॉर्ड माउंटबेटन पे जो है हिस्ट्री पूरी, मतलब अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स कौन कौन से आए, वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्टिंग होती है, माउंटबेटन पे एंड होती है। अगर हम सारे उसकी बात करते हैं, हम जो है पीरियडाइज कैसे करते हैं किसी चीज़ों को, तो जेम्स मिल ने अपनी 1817 में किताब को पब्लिश किया। जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम ये वाली हिस्ट्री को कहाँ से जान पाए, हम बताएंगे कि कैसे कैसे जान पाए। 1817 में क्या होता है, जेम्स मिल जो है वो पब्लिश करते हैं किताब को, जिसके 3 वॉल्यूम होते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखते हैं, मतलब वो वाला इंडिया जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके 3 वॉल्यूम में वो क्या लिखते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, मतलब उन्होंने रिलीजन के बेस पे उसको क्लासीफाई कर दिया। एक हिंदू हिस्ट्री लिखी उन्होंने, और एक मुस्लिम हिस्ट्री की किताब लिखी, और एक ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव की किताब लिखी। तो ये उनका पर्सपेक्टिव था हिस्ट्री को डिवाइड करने का। जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है, हम टाइमलाइंस के हिसाब से लिख देते हैं कि भाई इधर से लेके इधर तक की हिस्ट्री, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अर्ली, मतलब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, टाइम जोन में डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी हम स्पेशियल डिवाइड करते हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन करते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री और साउथ इंडिया की हिस्ट्री जिसको हम बात करते हैं।
साउथ इंडियन हिस्ट्री वाला हमने चैप्टर, जैसे हम जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छा उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में ये हो रहा था, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, चलो ये देखने की कोशिश करते हैं। तो हिस्ट्री की डिवीजन जो है अलग अलग तरीके से की जा रही है। तो जो जेम्स मिल ने हिस्ट्री को 1857 में जो उसने ब्रिटिश इंडिया के बारे में लिखा, तो उसने 3 बातों के बारे में लिखा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये एक फैक्ट है जो इस किताब के अंदर दिया गया है। इस चैप्टर में से आपको ये फैक्ट मिलता है। मिल ने यह भी लिखा अपनी किताब में कि द एशियन सोसाइटी वर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, जिसको हम व्हाइट मैंस बर्डन बोलते हैं ना। तो वो ये बोलते हैं, जेम्स मिल ने अपनी किताब में लिखा कि भाई एशियन जो सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप सोसाइटी नहीं है, ब्रिटिश सोसाइटी जो है वो डेवलप सोसाइटी है, तो हमें उनको डेवलप करना चाहिए। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओन किया कि हम लोगों को, इनको लोगों को मतलब सब सिविलाइज करना है, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा। हम किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वक्त जो है हम उसके हिसाब से अपने चीज़ों को पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बोला, जेम्स मिल ने ये बोला कि बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस द हिंदू एंड मुस्लिम्स रूलर्स रूल्ड इंडिया एंड सोशल लाइफ वॉज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ। ये वाली बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हिंदू मुस्लिम राजा रूल करते थे और उनमें सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे। ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी सिविलाइज नहीं है, हम उसको सिविलाइज करेंगे। देखिए, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम दोनों की बात करते हैं, प्रॉज की बात भी करते हैं, कॉन्स की बात भी करते हैं। अगर बहुत सारी हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए ब्रिटिशर्स की वजह से, तो बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हुए, अच्छे अच्छे स्कूल्स आए, यूनिवर्सिटीज़ आई, अलग साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। Moving away from the British period, the historians usually divide Indian history into ancient, medieval and modern. ये हमने time period के according division किया है। This division too had its problems. This period classification was borrowed from West. जो modern और medieval history और ancient history की हम बात करते हैं, तो ये classification हमने West से borrow किया। वेस्टर्न कंट्रीज में हिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ा जाता, तो हमने भी उसी तरीके से इसको डिवाइड किया। और हम ये मोस्ट कॉमन वे है जिसकी तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोलोनाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो कोलोनाइजेशन का मीनिंग होता है सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री। एक कंट्री है, वो दूसरे कंट्री का सब्जुगेशन में है, सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री लीडिंग टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं आपको हमेशा, जब भी आप मेरी क्लासेस को अटेंड करेंगे तो मैं हमेशा आपको ये बताती रहती हूँ कि जो डेफिनेशंस होते हैं वर्ड टू वर्ड, अगर आपको ये नहीं याद रखते ना, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद नहीं रहते, नो इश्यूज। आप उसका क्रक्स समझो पहले कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के से निचले स्तर पर है, वो उसका सब्जुगेशन में है, वो उसके ऊपर रूल करता है। क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक कंट्री जो है सब्जुगेशन में है अनदर कंट्री के। ओके, तो इसका मतलब होता है कोलोनाइजेशन। जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे अपनी मिलिट्री बिठा देनी है। मॉडर्न जो कोलोनाइजेशन है वो भी एक तरीका है जिसको हम लेटर ऑन चैप्टर्स में बात करेंगे। मॉडर्न कोलोनाइजेशन जो हो रही है उसके अंदर एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के यहाँ पर फोर्स लेके नहीं बैठी हुई है जैसे पुराने टाइम पे हो रहा था, बट वो कंट्री क्या है, उसके ऊपर इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहाँ के लीडर्स, सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमी के साथ साथ सोशल चेंजेस को उसको कंट्रोल किया जा रहा है, राइट। तो इसको कहा जाता है कोलोनाइजेशन। जो ब्रिटिश है उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था इन इंडिया ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कैसे किया उन्होंने? दे कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस, उन्होंने दे बॉट गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, उन्होंने जो वो चाहते थे उसको सस्ते दामों पे खरीदा। प्रोड्यूस क्रॉप दे वांटेड एंड एक्सपोर्टेड दैम। मतलब ब्रिटिशर्स ने अगर 3 तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की तो कैसे किया उन्होंने हमारे यहाँ से चीज़ों को सस्ते दामों पर खरीदा, हमारे यहाँ पर वो क्रॉप्स लगाए, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, जो उनको चाहिए थे, और उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया, किस नाम पर? उनके खुद के एक्सपेंसेस को मैट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से उनका मतलब 3 पर्सपेक्टिव थे, ये 3 ब्रॉडर एरियाज में बात कर रहे हैं हम चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी को लेते जाएंगे। हम कैसे जानते हैं, हमें ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है? तो हमें 2 तरीके के रिकॉर्ड्स मिले, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मिले और एक हमारी सर्वे रिपोर्ट्स मिली जिसको हम पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो मिले हमें 250-300 सालों के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो होता है, ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनका काम करने का एक अलग स्टाइल था, जो भी वो काम करते थे उसको वो पेन डाउन कर देते थे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ऐसा नहीं कि क्या किया 2 साल बाद वो भूल गए, नो, वॉट एवर दे वर डूइंग उसको एक रिकॉर्ड में रख रहे थे, तो उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कहा। उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को हमने निकाला और हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वेस किए। तो इन सब से हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में क्या किया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में क्या होता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था।
तो ब्रिटिशर्स सोचते थे द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनका एक कल्चर है, एक्ट ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड्स रखे, दे ऑल्सो प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, उन्होंने प्रिजर्व करके उसको रखा। 19th सेंचुरी में दीज डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड बाय कैलीग्राफिस्ट, तो कैलीग्राफिस्ट ने इनको कॉपी भी किया। आर्काइव्स और म्यूजियम में ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो इन रिकॉर्ड से हमें एक्चुअल ऑथेंटिक चीजें देखने को मिलती हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि भाई उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू मतलब किस तरीके से वो कर रहे थे, सारी चीज़ों को लिखा गया। ये देखिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था, इंडिया केम इन 1920, तो ये एक फैक्ट है आपको जो आपको पता होना चाहिए। 1920 में है जो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को बनाया गया। सर्वेज क्या थे, अब एक तो रिकॉर्ड्स रख रहे थे, दूसरा सर्वे। ब्रिटिशर्स को लगता था ना कि किसी भी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, पहले उसका सर्वे करो, उसे समझने की कोशिश करो कि हमें किस चीज़ के ऊपर रूल करना है, यही सबसे अच्छा तरीका है, यही साइंटिफिक तरीका है। जब भी आपको कुछ पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जाम है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने हैं, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी एग्जाम कौन लेता है, कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है, इसका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, बुक लिस्ट कौन सा है। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड, तभी आप उसको रूल कर पाओगे, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सिमिलरली सर्वे किया उन्होंने पूरे कंट्री का, उनको पता था जिस कंट्री के ऊपर हमें रूल करना है उसका पहले सर्वे करो, भाई उस कंट्री का जोग्राफिकल एरिया कैसा है, कल्चरल क्या है, और लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यहाँ पर मिलते हैं, पूरा उन्होंने सर्वे किया। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर सर्वे बहुत कॉमन था। ब्रिटिश रूल ओपिनियन द कंट्री हैज टू बी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड, डिटेल सर्वे किए गए, मैप बनाए गए कंट्री के, सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, सॉइल, ये सब चीज़ों को, सेंसस भी कंडक्ट किया जा रहा था हर 10 साल में ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब आप मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या ब्रिटिशर्स पहले लोग थे जिन्होंने सेंसस कंडक्ट करना शुरू किया इंडिया में? इसका आप मुझे जवाब दीजिए हाँ या ना में, ना तो क्यों और हाँ तो क्यों। आप इसका जवाब जानते हैं। देयर वर मेनी अदर सोर्सेज, और क्या सोर्सेज थे, जियोलॉजिकल सर्वे था, बोटानिकल सर्वे था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, तो ये सारे सर्वेज हुआ करते थे जिनकी रिपोर्ट्स निकाल के हम उस टाइम के पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे सर्वे कहाँ रखे हुए हैं, ये सब के सब आर्काइव्स में रखे हुए हैं हमारे। ये तो दो तरीके थे, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, सर्वे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी, ये दोनों ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। अब बात होती है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डिड नॉट टेल। अब आपने ऑफिस के अंदर मान लीजिए आपका रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर लगा हुआ है, या कोई आपका सिक लीव का रजिस्टर है, अगर आप स्कूल में रहे हैं तो कॉलेज का रजिस्टर है, तो उसके अंदर रजिस्टर में सारी चीज़ें रहेंगी, हर एक स्टूडेंट की एक एक फाइल बनती है कि अगर आपका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट में तो वो उसके अंदर रहेगा, किसी की कोई अचीवमेंट है, आपको अवार्ड मिला है तो वो आपकी फाइल में चली जाती है उसकी एक कॉपी। ऐसा होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ मैं, ऐसा होता है। ओके, अगर आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड आप अपने कॉलेज टाइम से निकालेंगे तो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड निकल कर आएगा, आपने अपने ऑफिस मतलब कॉलेज के टाइम पे क्या क्या किया था, क्या क्या गुल खिलाए थे, ओके, वो सब रिकॉर्ड में रहता है। तो अब ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है वो ऑफिशियल चीज़ें बताता है। मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट को कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था कि उसको जो पनिशमेंट दिया गया कि 3 दिन तक आप कॉलेज में आएंगे नहीं, आपको सस्पेंड किया जाता है, तो उसके अंदर वो तो लिखा रहेगा, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके फीलिंग्स को नहीं बताएगा। वो ये नहीं बता पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये पनिशमेंट दी गई, राइट। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर यही फ्लॉ था कि वो जो है ऑफिशियली तो डॉक्यूमेंट कर रहे थे चीज़ों को, बट वो ये नहीं बता पा रहे थे कि उस टाइम का ह्यूमन जो है, उस टाइम के जो इंडियंस है या ब्रिटिशर्स हैं, किस तरीके से सोचा करते थे, उनकी हालत क्या थी, उनकी मेंटल स्टेट क्या थी। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताता। अब हमें कहाँ से पता चलता है फिर हमें बाकी की और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फीलिंग्स कौन बताएगा? ऑफिशियल जो फीलिंग्स बताएगा डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की जो पर्सनल डायरीज हैं, लोगों की जो किसी ने विजिट किया, कोई विजिटर बन के गया, उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स जो कि तीर्थ यात्रा करने आते थे, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ों को हमने फिर निकाला और जानने की कोशिश की भाई ये क्या सोचते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस था। तब हमें पता चलता है कि भाई इस तरीके से हो रहा था, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिर्फ ऑफिशियल चीज़ें मिलेंगी, किसी की डायरी में, किसी के फोटो एल्बम्स में, इन सब चीज़ों से आपको रिकॉर्ड निकल के आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि उस टाइम का इमोशन क्या था, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हम साथ में पढ़ते हैं, ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल दोनों रिकॉर्ड्स को कंबाइन किया गया हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ओके, ये सारी बातें हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको हिस्ट्री को पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जा रही है, तो उसके अंदर जो है बायस्ड होने के चांसेस हमेशा होते हैं। सो दैट्स इट, ये एक चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने बात किया कि किस तरीके से जो है हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, क्या क्या हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि हम हिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करने जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भी बताएं।
अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चैनल है। मैं आपको धीरे धीरे करके स्टैटिक एज वेल एज करंट पोर्शन की चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू करूँगी, जिसकी कॉस्ट जो रहेगी आपके लिए, आप हर कोई यूट्यूब के माध्यम से उसको अफोर्ड कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।